बैटल ऑफ बक्सर। किसकी बात करेंगे आज? बैटल ऑफ बक्सर भारत के इतिहास में एक सिग्निफिकेंट रोल रखता है। इसके पहले बैटल ऑफ प्लासी मैंने तुम लोगों को बताया था। बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेजों को ताकत दी, राजनीतिक अथॉरिटी दी, लेकिन दे वर नॉट डायरेक्टली रूलिंग ऑन इंडियन लैंड। सीधे सीधे वो लोग भारत के किसी भूमि पर अभी तक शासन नहीं कर रहे थे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद दे गॉट द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन लैंड्स। भारतीय भूमि पर उनका सीधे सीधे कंट्रोल हुआ या उनका शासन हुआ, तो वो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। अब ये बैटल ऑफ बक्सर का न्यू बैटल ऑफ प्लासी में जाके दिखता है। बैटल ऑफ प्लासी में तुमने क्या देखा था कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब का एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर बिट्रेड द सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी उसने, और युद्ध में बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी ही नहीं बैटल ऑफ प्लासी में, जिसके कारण से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको मार दिया गया। मीर जाफर ठीक ठाक अंग्रेजों की कठपुतली बनकर के उसने शासन किया, लेकिन बाद में जब उसने अपना अथॉरिटी एंजॉय करने का कोशिश किया, अब हम राजा हैं और हम राजा होते हुए भी हमारी प्रजा को क्या देना है, उससे क्या लेना है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या राजा हैं? किसी चीज के नहीं। अंग्रेजों का सीधा सीधा फरमान वो लोग देते थे कि आपको ये नीति लागू करनी है, और बंगाल के राजा को यही नीति लागू करनी पड़ती थी, राजा नहीं नवाब। ठीक। अब ये मीर जाफर इसमें आनाकानी करने लगा, तो उसका तख्ता पलट करके उसके ही दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ये था मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था, और 1764 के दौरान वह बंगाल का नवाब था। अब बंगाल ऑफ नवाब था वो, लेकिन अभी भी शासन किसका था? अंग्रेजों का। नियम किसके थे? अंग्रेजों के। अंग्रेज जो चाहते थे वही हो रहा था। राजस्व में पैसे नहीं आ रहे थे, टैक्स अंग्रेज दे नहीं रहे थे। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, बल्कि कई सारे अंग्रेज जो अपना प्राइवेट निजी व्यापार कर रहे थे, वो लोग भी पैसे नहीं दे रहे थे। और यहाँ तक कि मीर कासिम को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बना रखा था, और मीर कासिम को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, तो मीर कासिम ने कहा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा। अकेले तो इसका लड़ने का बस का बात था नहीं। तो ये पहुंचा सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला कौन है? सुजाउद्दौला थे नवाब ऑफ अवध। सुजाउद्दौला उस समय अवध के नवाब थे, और अवध वाज अ प्रॉस्परस स्टेट दोस डेज। बहुत ही ज्यादा धान्य से भरपूर एक राज्य था अवध। अवध की सीमाएं पटना तक आती थी। ठीक है। जब अंग्रेजों को पता लगा कि बंगाल का नवाब अवध के नवाब के साथ हाथ मिला रहा है हमारे खिलाफ, तो उन्होंने हमले शुरू किए पटना पे। पटना में 1764 की लड़ाई के पहले 63 में एक बार पटना पे अटैक किया अंग्रेजों ने, और वहां पे इनकी सेना ने, अवध के नवाब की सेना ने बुरी तरह से पटना में उसको हराया, अंग्रेजों को। और हराने के बाद कई सारे बंदियों को कैद करके रख लिया अंग्रेजी सैनिकों को। उसमें 45 अंग्रेज थे और 300 के करीब हिंदुस्तानी सैनिक थे। ठीक। अब ये 45 और 300 का जो रेशियो था, इसी से समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि अंग्रेजों की सेना में अंग्रेज कितने थे और भारतीय कितने थे। पटना में कितने अंग्रेज पकड़े गए थे? 45। और 300 कौन थे? भारतीय सैनिक। और ये लोग सैनिक किसके थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। पकड़ा किसने था? सुजाउद्दौला की सेना ने। सुजाउद्दौला ने उनको जब पकड़ लिया, तो उसने सोचा कि अब इसके बदले कुछ नेगोशिएशन किया जाए, यानी कि युद्ध में कुछ दांव पेच खेला जाए, कुछ इनसे लिया जाए। तो अंग्रेजों ने बंगाल
अवध के नवाब की कोई भी बात मानने से इनकार कर दी और इससे गुस्सा होकर के अवध के नवाब ने उन सबको मारने का हुक्म दे दिया। 45 अंग्रेज और 300 भारतीय सिपाहियों का कत्ल कर दिया गया, पटना में गर्दन काट दी गई। यहां से अवध का जो नवाब था यह डायरेक्टली अंग्रेजों का दुश्मन हो गया। अब ये दोनों का दुश्मन एक था तो दोनों एक हुए। ये था शाह आलम सेकंड, ये तीसरी पार्टी था। इस अलायंस में तीसरी पार्टी था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो है यह बाबर के खानदान में आता था। बाबर का खानदान यानी कि मुगलों के खानदान में ये उस समय का मुगल बादशाह था, लेकिन इसके पास बादशाह नाम की कुछ थी नहीं। ये करता क्या था, तो ये दिल्ली से खदेड़ दिया गया था। दिल्ली के लाल किला का तो छोड़ो, दिल्ली के अंदर इसका एंट्री तक नहीं था। वहां पे दूसरे मुगलों ने कब्जा किया हुआ था और ये अवध वगैरह साइड में आकर के इधर पटना आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं जाके लूट लिया, कहीं से टैक्स ले लिया, कहीं से किसी छोटे जमींदार को धमका करके पैसे ले लिए। ऐसे अपना ये जीवन यापन कर रहा था। इसका कोई फिक्स टेरिटरी था नहीं, लेकिन ये था कौन, इसका ब्लड लाइन क्योंकि बाबर से आ रहा था, खून का रिश्ता था इसका बाबर से, मुगल था और ये बादशाह था भारत का उस समय। तो ये इनका क्या बन गया, एलाई, यानी ये सब साथ आ गए। ये तीन लोग, ये तीनों की सेना बहुत बड़ी सेना थी, कंबाइंड सेना हो गई। और ये सेना लड़ रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, वह एक व्यापारिक शक्ति थी जिसके पास अपनी सेना थी अपने हितों के प्रोटेक्शन के लिए। उसमें ढेर सारे अंग्रेज और ढेर सारे भारतीय सैनिक भी थे। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों की कंबाइंड सेना को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में, बक्सर जो कि कहाँ है, बैंक ऑफ रिवर गंगा नदी के किनारे, बिहार में गंगा नदी के किनारे एक शहर है बक्सर। इस बक्सर जिले में इनको एक दूसरे के सामने युद्ध लड़ना पड़ा। अब युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और इधर वाली सेना के पास एक बहुत बड़ी फौज। लेकिन अंग्रेज क्योंकि अपनी चालबाजियों के लिए मशहूर थे, उन्होंने पहले से ही इनमें से ये जो मीर कासिम है, मीर कासिम और शुजाउद्दौला और शाह आलम तृतीय, इन तीनों में से कईयों को संधि खेल रहा था। इन लोगों से गुपचुप तरीके से उसने संधियां बना रखी थी। अब इसमें क्या हुआ कि तीनों की सेनाओं ने फॉर्मेशन बनाया अंग्रेजों पर लड़ने के लिए, लेकिन सबसे अगली पंक्ति में खड़ी हुई शुजाउद्दौला की सेना, अवध के नवाब की सेना, और मीर कासिम की सेना सबसे पिछली पंक्ति में, वो हिला तक नहीं। उसका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है उस युद्ध में कि शाम को जब खत्म होने को हुआ, पहले दिन के युद्ध के बाद, कि भाई चलो अब ये अवध का नवाब गया कि तुम अपनी फौज नहीं दे रहे हो, फौज को आगे लेकर के नहीं आ रहे हो, कम से कम अपनी आर्टिलरी दे दो। आर्टिलरी मतलब कि तुम्हारा तोप खाना दे दो, तोप खाना समझ लो ना, गोला बारूद वाला सेक्शन हमको दे दो कि हम कम से कम आर्टिलरी से अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। तो इसने कहा था मीर कासिम ने कि चलो आज का गया कल सोचा जाएगा। युद्ध के मैदान में ये इस तरीके से टाल मटोल कर रहा था, जबकि लड़ाई इसी से शुरू हुआ था। और लड़ाई किस पे आके अब सिमट गया था, सिराजुद्दौला पे। और सिराजुद्दौला क्योंकि इसका सपोर्ट पूरी तरह से नहीं पा सका, तो सिराजुद्दौला की सेना जो फ्रंट में लड़ रही थी उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, इन लोगों को भी सरेंडर करना पड़ा। और ब्रिटिशर्स ने इसके बाद एक संधि लगाई। संधि क्या लगाई, तो शाह आलम द्वितीय मैंने क्या बताया कि यह मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह उस समय तक ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से पूरे भारत के बादशाह था। तो उससे इन्होंने संधि किया कि तुमको पेंशन देंगे, तुमको इलाहाबाद का क्षेत्र इसको दे दिया शासन के लिए, इलाहाबाद का किला दे दिया और कहा कि तुमको हम पेंशन देंगे। कितना पेंशन देंगे, लगभग 30 लाख के करीब, उस समय का 30 लाख का पेंशन। मतलब इसको जो है फ्री में, जिसके पास कुछ नहीं था उसको संपत्ति मिल गया। इस लड़ाई के बाद एक जगह मिल गया,
इसको ढेर सारे पैसे भी मिल गए, और अंग्रेज इसमें घाटे में नहीं थे। यहां से उनको लिख करके मिल गया कि अब भारत के पूरे हिस्से पे, इस पूरे हिस्से पे कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये बैटल ऑफ बक्सर इस तरीके से भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अथॉरिटी देता है। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। धन्यवाद।